नमस्कार, प्रणाम। मैं गौरव सर आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग बिहार दरोगा मेंस, बिहार एसएससी, एईडीओ और एसएससी का एग्जाम हो कोई भी या रेलवे का एग्जाम हो कोई भी, मैथ बाधा नहीं बनेगा। आज से हम लोग हर दिन एक कंप्लीट सेट लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि सेट के माध्यम से ही आपका डाउट सारा क्लियर कर दे। तो आप कहीं भी हैं, किसी भी स्थान पर हैं, आप इस मॉक को लगाइएगा और लगभग 10 मॉक आप लगाएं तो आपको पता चलेगा कि आप में सुधार, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। जब तक आप कोई काम को कंसिस्टेंट रूप से नहीं करते हैं तब तक सफलता नहीं मिलती है। और हम कोशिश करेंगे कि यह टेस्ट के माध्यम से ही आपके सारा डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप कहीं भी बैठे हुए हैं तो चेयर टेबल लगा लीजिए और एक कॉपी कलम साथ लेकर बैठिए। हर क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप खुद से बनाना और फिर मेरा अटेम्प्ट देखना। इतना ईमानदारी आपको बरतना है। तो आइए बिना देर किए हम अपने मॉक को शुरुआत करते हैं। दरोगा मेंस में या बिहार एसएससी हो, 10+2 इंटर लेवल या ग्रेजुएट लेवल या एईडीओ हो, भाई सवाल यहीं से आएंगे। तो आइए बिना देर किए हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, अगर वीडियो पॉज करना है आपने, पहले आप खुद बनाइए और फिर हम लोग साथ मिलकर बनाएंगे। पहला सवाल, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:7। इफ 9 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, their ratio becomes 7:11. What is the difference between two numbers? देखो कहता क्या है। अगर हम पहला तरीका इसमें लगाए बाबू, हम दोनों तरीका आपको बताएंगे। रेशियो नंबर का क्या है, तो एक सर 5x है और एक 7x है। 7x है, बोलता है एक 5x है और एक 7x है। दोनों में घटाने बोला है, दोनों में हमें घटाने बोला है। कितना घटाने बोला है, हम 9 अगर दोनों में घटा दे, अगर हम 9 दोनों में घटा दे तो हमारा रेशियो 7 और 11 का हो जाता है। 7/11। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 11 × 5 = 55x माइनस 11 × 99, 7 7 49x और 9 7 63। तो 55x में से अगर 49x चला गया तो 6x और इधर 99 उधर जाएगा तो प्लस का बनेगा। तो 99 और में से 63 चला गया तो ये हो गया कितना, तो 9 में से 3 गया 6, 36। यानी कि x का मान कितना बच्चे, 6। x का मान कितना बच्चे, 6। और हमें पूछा है दोनों नंबरों का अंतर, तो 7 और 5 का अंतर कितने का, 2x का, 2x का, 2x का। और अगर x का मान 6 है तो 2 × 6 12 विल बी द आंसर। 12 आंसर हो गया। आंसर नंबर बी, B4 बिहार वाला, B4 बिहार वाला। आइए अब इसका हम दूसरा मेथड आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। ये रहा मेरा पहला मेथड। अब दूसरा मेथड देखिएगा, आपने कैसे बनाया बिल्कुल कमेंट करना। हम एक दूसरा मेथड, रेशियो वाला मेथड बताते हैं आपको, मजा आएगा। आइए, बोलता है कि सर नंबर था 5:7 में और अगर 9 घटाते हैं दोनों में से तो ये हो जाता है 7 और 11 का, 7 और 11 का। तो देखो ना, इधर 2 बढ़ा इधर 4 बढ़ा, नहीं सर, ये गैप इक्वल होना चाहिए। रेशियो कहता है मेरे बच्चे कि गैप इक्वल होना चाहिए। अगर गैप इक्वल करना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि 7 और 11 का गैप कितने का है, तो 4 का। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इनका गैप 2 का है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, तो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 5 को 20, इधर हो गया 7 28, इधर गुना करोगे तो 7 दूना 14 और 11 दूना 22। अब देखो तो ये 20 से 14 हो गया। रेशियो में कितना कम हुआ, दोनों तरफ 6 कम हुआ। यही चाहिए था। रेशियो में कितना कम हुआ, तो 6 कम हुआ। रेशियो में कितना कम हुआ, तो 6 कम हुआ। लेकिन रियल में आपने कितना घटाया था, तो 9 घटाया था। तो 6 का मान 9 है, तो 1 का मान 1.5। तो बोला है मेरे बच्चे कि दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। तो देखिए, तो 28 और 20 का अंतर कितने का, तो 8 का। 8 का, तो 8 का 1.5 गुना।
8 का 1.5 गुना 12 B4 बिहार वाला। क्यों भाई साहब? 1.5 गुना बहुत आसान होता है बेटा। जैसे देखो तुम अभी जहां भी बैठे हुए हो गौर से मेरी बातों को सुनना। 1.5 गुना 10 का 1.5 गुना, 1.5 गुना का मतलब होता है 10, और 10 में ही उसका आधा जोड़ देना। तो 10 में 5 जोड़ दोगे तो 15, यानी कि 10 का 1.5 गुना 15। 12 का 1.5 गुना 12 प्लस 12 का आधा, 12 का आधा कितना? 6, तो 12 6 18। 15 का 1.5 गुना 22.5। कैसे? तो 15 और 15 में ही 15 का आधा जोड़ दो, 15 और 15 का आधा 7.5, यानी कि 22.5। 22 का 1.5 गुना 22 और 22 का ही आधा जोड़ दीजिए, तो 22 प्लस 11 33। तो हम 1.5 गुना निकालने हमको अच्छे से आना चाहिए कि वो नंबर और उस नंबर का आधा ही अगर हम जोड़ देते हैं तो उसका 1.5 गुना हो जाता है। तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं। कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगर बोलता है मेरे बच्चे कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, क्या निकालना है? तो स्क्वायर रूट निकालना है। अब गौर से सुनिएगा, आप गौर से सुनिए। आप जानते हैं कि नीचे में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। आप बचपन से पढ़े हैं कि अपरिमेय संख्या डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए तो पहले तो इसको हटाइए। हटाने का एक ही नियम था मेरे बच्चे कि इसको रेशनलाइज कर दीजिए। इसको अगर रेशनलाइज कर दीजिएगा तो इसका उल्टा साइन के साथ गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे। और दुनिया को पता है, पूरी दुनिया, पूरा भारत को पता है मालिक, यहां तक कि पाकिस्तान वाला को भी पता है कि सर हमेशा नीचे में a प्लस बी और a माइनस बी का ही फॉर्मूला बना है। a प्लस बी और a माइनस बी का ही बना है सर। तो नीचे में तो देखो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया 1। ऊपर में √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक ही नंबर 2 बार गुना में है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ, और इसी का हमको स्क्वायर रूट निकालने बोला है, तो क्या ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट नहीं कट गया? तो आंसर आ गया √2 माइनस 1। और √2 का मान नहीं भी पता है तो दे रखा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए मेरे बच्चे 1.414, और इसमें से 1 घटा दो तो 1 से 1 खत्म, 0.414 आंसर B4 बिहार वाला। कैसा लगा? पहले आप वीडियो बनाना फिर सॉल्यूशन देखना, बहुत मजा आएगा। तो आइए अगला, पहले आप ट्राई करो और फिर हम ट्राई करवाते हैं। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना में उन पर प्राप्त संख्या एडेड, व्हेन एडेड इतना मेक्स द रिजल्टिंग नंबर अ मल्टीपल ऑफ 11। इतना में क्या जोड़ दे कि वो 11 से कट जाए, यानी कि 11 का आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है मेरे बच्चे। देखिए तो 803,642, 11 का डिविजिबिलिटी मेरे बच्चे हम आपको बता रखे हैं कि 2-2 डिजिट का पेयर बनाइए। हालांकि पेयर तो 2-2 लोगों का ही होता है, लेकिन हम 2-2 डिजिट का पेयर बनाएंगे और हर पेयर के पास इकाई माइनस दहाई करेंगे। जैसे इस पेयर के पास आइए तो 2 में से 4 गया तो -2। इस पेयर के पास आइए तो 6 में से 3 गया 3। इस पेयर के पास आइए 0 में से 8 गया तो -8। अब कहता रूल ये है छोटू कि इनका अंतर का जो सम है या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आप देखिए तो गौर से इनको, -8 और -2, -10, -10 प्लस 3 -7। -7 में क्या जोड़ दे मेरे बच्चे कि इधर 0 आ जाए, इधर 0 आ जाए। तो क्या तेरा आत्मा नहीं कह रहा है कि इसमें 7 जोड़ दीजिए? तो 7 विल बी द आंसर, सी विल बी द आंसर। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए, अदरवाइज आप ऑल्टरनेट, आप जो पढ़ के आए हो ना मेरे बच्चे, आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हो। जैसे 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15। सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट, इनका भी अंतर अगर 0 आ रहा है, 11 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो नंबर 11 का पूरा पूरा उससे डिविजिबल होगा। तो देखिए तो इधर देखिएगा 0, 6 और 2 8, 15 में से 8 गया, आंसर कितना 7।
तो 7 विल बी द आंसर। आप कोई भी तरीका लगाए, ये तरीका बड़े बड़े नंबर अगर 10 डिजिट 12 डिजिट 15 डिजिट है तो हम पेयर बना के देख लेंगे, और अगर छोटा डिजिट है तो हम इवन और ऑड कर लेंगे। बस एकदम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए कि कब कौन सा स्टेप हमको उठाना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये भाई साहब इस बार सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एनटीपीसी हो, बिहार दरोगा हो, हर जगह इसका धूम मचा हुआ है। पता नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फिर से पुराना प्यार वापस लौट के आ रहा है। खैर कोई नहीं, हम लोग देखेंगे और बहुत आराम से देखेंगे। पहले आप ट्राई कीजिएगा, फिर हम देखते हैं। तो आइए, उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे। अब चलो हम दिखाते हैं आपको। देखो हम पूरा कॉन्सेप्ट ही समझा देते हैं। दो लाइन है, मान लो एक लाइन का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, और एक दूसरा लाइन है जिसका लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो। अब यहां से तीन कंडीशन बनते हैं मेरे बच्चे कि अगर दो लाइन, पहला कंडीशन, अगर दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल बोलते हैं। अद्वितीय हल बोलते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, b1 बाई b2। और एक होता है मेरे बच्चे पैरेलल लाइन। पैरेलल, जब दो रेखा के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं, और इसके नो सॉल्यूशन होंगे क्योंकि कहीं कोई कटा ही नहीं, तो इसके हिंदी में बोलते हैं कोई हल नहीं। जैसे आप रेल ट्रैक देखे होंगे, जब तक एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है वो पैरेलल जा रहा होता है, उसी को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। जब तक दो लाइन कहीं कटेगा ही नहीं तो उसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। इसका मतलब है कि इसका कंडीशन है मेरे बच्चे कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और एक होता है मेरे बच्चे कि जब एक लाइन दूसरे पर ओवरलैप कर जाए, जब एक लाइन दूसरे पर क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, तो जितना बार ओवरलैप करेगा वो तो अनंत पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहा होगा, तो वो अनंत सॉल्यूशन कहलाएगा, या हिंदी में उसको इंग्लिश में इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। और इसके लिए कंडीशन क्या है मेरे बच्चे, क्योंकि हर जगह तो ये मिल ही रहा है, तो a1 बाई a2 बराबर, ये सब कुछ बराबर, b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो जाएगा। हमारे सवाल में क्या है मेरे बच्चे, हमारे सवाल में पैरेलल बोल रखा है, तो कौन सा कंडीशन लगेगा, ये वाला कंडीशन लगेगा। कौन सा कंडीशन लगेगा, तो ये वाला कंडीशन लगेगा। तो आइए बाकी सबको मिटाते हैं और आपको दिखाते हैं इस सवाल को। एकदम पोस्टमार्टम कर दिए है इस सवाल को, या तो यूनिक वाला पूछेगा, या तो पैरेलल वाला पूछेगा, या ओवरलैप वाला पूछेगा, और तीनों कंडीशन तो आपको पता है। अब डरना ही नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, मैथ करना है मेरे बच्चे। आइए देखिए, अब a1, x के कोफिशिएंट को a1 बोलते हैं, तो a, इधर से a, इधर से कैपिटल A बराबर, इधर से b और इधर से कैपिटल B, ये बराबर होना चाहिए। अब देखो ऐसा फॉर्मेट में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हम मिलाएंगे कि कौन सा ऑप्शन इस फॉर्मेट में है। तो सुनो, इनके जगह तुम इनको रख सकते हो, और इनके जगह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में एक दूसरे को तुम रिप्लेस कर सकते हो। जैसे 2 गुने 4 बोलो या 4 गुने 2 बोलो, कोई अंतर नहीं। उसी तरीके से कैपिटल ए के जगह स्मॉल बी रख दो, या स्मॉल बी के जगह कैपिटल ए रख दो। तो देखो ना, इनको लेते आओ इधर, तो हम इसको बस सजा के लिख रहे हैं ए बाई बी, और इधर देखिए, इधर इनको यहां उठा के और इनको वहां रिप्लेस कर दिए ए बाई बी। अब है सर ऐसा, अब ऐसा है, और इसको अगर एक तरफ आप लिख दोगे, आप एक तरफ लिख दोगे तो देखो, तो a बाई बी माइनस ए बाई बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 0। अब ऐसा ऑप्शन तुम्हें कहां दिख रहा है, तो तुम देखना डी में डिट्टो ऐसा ही ऑप्शन है। तो बस लिखने की कला, आपको इसको लिखने आना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। इधर आ जाओ, बोला है x बराबर 3 + 2√2, तो √x - 1 बाई √x का मान निकालिए।
पहले आप बनाओ और फिर हम आपके साथ बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बनाए होंगे। आइए इनका भी थोड़ा पोस्टमार्टम किया जाए। देखिए, हम आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, एकदम अमृत कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट? तो अमृत कॉन्सेप्ट। आपको क्लास में भी हम समझाए होंगे और आज भी हम समझा रहे हैं, बिल्कुल अमृत कॉन्सेप्ट। जैसे समझिएगा बात को, अगर हम केस वन ले ले, केस वन कि x का मान 3+2√2 हो, या केस इसी में दूसरा एग्जांपल x का मान 5+2√6 हो, सॉरी, और तीसरा x का मान 7+4√3 हो। अब गौर से समझना, ये स्पेशल केस है मेरे बच्चे। जब कभी भी x का मान प्लस या माइनस साइन के साथ एक इंटीजर और एक इरेशनल नंबर के साथ हो और इन दोनों का स्क्वायर का अंतर एक हो, कितना हो मेरे बच्चे? तो स्क्वायर का अंतर कितना हो? एक हो। ये कंडीशन है मेरे भाई, ये कंडीशन है। जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 2√2 का स्क्वायर 8, तो 9 में से 8 गया, क्या 1 नहीं आ रहा है? इधर भी देखिए तो 5 का स्क्वायर तो 25, और 2√6 का स्क्वायर तो 24, तो 25 में से 24 गया, क्या 1 नहीं बच रहा है? इनको देखिए तो 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 48, तो 49 में से 48 गया तो 1। तो इसका रिजल्ट क्या होता है गुरुदेव? हम बोले इसका रिजल्ट होता है मेरे भाई, अगर हमसे 1/x का मान पूछ दे तो कुछ नहीं होगा, 3 के जगह 3 लिखो, 2√2 के जगह 2√2 लिखो। अगर यहां प्लस साइन है तो यहां माइनस हो जाएगा, अगर यहां माइनस होता तो यहां प्लस हो जाता है। नंबर चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे इनका तुम 1/x निकाल के दिखाओ तो 5 के 5 रहेंगे, 2√6 के 2√6 रहेंगे, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा मेरे बच्चे। इनको करके दिखाओ तब जाने हम तुमको। 1/x का मान क्या होगा? 7 का 7 रहेगा, 4√3 का 4√3 रहेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी का पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं कहानी के दूसरे पार्ट में कि साहब, अगर एक पार्ट ये समझ में आ गया है मेरे बच्चे, तो हम दूसरे पार्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं कि अगर सर हमें, गौर से सुनते रहिएगा, अगर सर हमें सिर्फ x बराबर 3+2√2 दे दे और डायरेक्ट पूछ दे कि x + 1/x क्या होगा, तो अगर इनके स्क्वायर का अंतर 1 है तो x + 1/x 2 गुने बड़ा वैल्यू हो जाएगा, 2 गुने बड़ा वैल्यू हो जाएगा साइन के साथ। क्योंकि मैथ हो या जीवन, बिना साइन के ना मैथ चलता है मेरे बच्चे, ना जीवन चलता है। सर बड़ा वैल्यू किसको मानेंगे? हम बोले मेरे बच्चे देखो तो तुम इधर, इन दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है? तो सर अगर रूट के अंदर नहीं पता चले कि बड़ा वैल्यू कौन है, तो कोशिश कीजिएगा मेरे बच्चे कि इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर तो 8, जैसे 4 और 5 दो नंबर है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो जो बड़ा नंबर होगा ना उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। जैसे 5 बड़ा था तो देखिए ना, इसका स्क्वायर भी 4 के स्क्वायर से बड़ा आया। तो हम समझ गए कि सर इसका 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 3 बड़ा नंबर था, तो 2 गुने 3 यानी कि 6 हो जाएगा। अब चलो इसको बताओ, x + 1/x 2 गुने बड़ा वैल्यू, 5 बड़ा है कि 2√6 बड़ा है? तो नहीं पता चल रहा है तो स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर 24, तो 5 बड़ा है, तो 2 गुने 5 कितना हो गए मेरे बच्चे? 10। इसको दिखाओ, x + 1/x 2 गुने बड़ा वैल्यू, 2 गुने 7 कितना हो जाएगा? 14, 14, 14। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दो चीज निकालने आ गया कि अगर x का मान दे दे और उनके स्क्वायर का, नंबर के स्क्वायर का अंतर 1 है, तो x के बिहाफ पर हम 1/x निकाल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि सर अगर x का मान दे दे और उनके स्क्वायर का अंतर 1 रहे, तो हम डायरेक्ट बिना 1/x निकाले x + 1/x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हालांकि हम x - 1/x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 गुने छोटा वैल्यू लेकिन साइन के साथ।
चलिए तो आगे बढ़िए। अब अगर इनको तुम उसी नजर से देखो छोटू, तो x बराबर 3 प्लस 2√2 है। क्या डायरेक्ट यहां से हम x प्लस 1/x नहीं निकाल सकते हैं कि 2 गुने 3 6 हो जाएगा? लेकिन अब सवाल उठा कि गुरुदेव आपको तो √x-1/√x का वैल्यू निकालना है। हम बोले अभी नहीं, घबराना, आपने घबराना नहीं है साहब, आपने कतई नहीं घबराना है, हम हैं, जब तक हम हैं आपने घबराना नहीं है। देखो जब भी रूट देखो ना तुम घबरा जाते हो, घबराओ नहीं। इसको क्या करो मेरे बच्चे, इसको तुम क्या करो, इनको तुम क्या करो कि स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, इनको स्क्वायर कर दो। अगर इनको तुम स्क्वायरिंग कर दिया, अगर स्क्वायर कर दिया तो देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, ए बी तो कट जाएगा सर। तो x प्लस 1/x का वैल्यू तो तुम निकाले हो ना। तुम बोलोगे कि हाँ गुरुजी हम निकाले हैं, हम बोले 6 माइनस 2, आंसर 4 मत मार देना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें रूट में हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करवाना चाहते थे सवाल को, तो हमने उसका स्क्वायर करवा दिया। तुम स्क्वायर के बाद वाला का आंसर निकाले हो, लेकिन तुमसे तो रूट वाला पूछा था, तो कहीं स्क्वायर करके अगर आए हो तो अगर वापस जाना है तो स्क्वायर रूट कर दूं तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2। सी इज द राइट आंसर। कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताना। हम कोशिश कर रहे हैं कि पहला 10 टेस्ट में कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरा उसके आगे पीछे का बात बता दे, और 11वां टेस्ट से जो आएगा चीजें वहां पर हम दिखाएंगे कि एक्चुअली एग्जाम हॉल में सोचा कैसे जाता है। क्योंकि देखो यार, जब तक तुमको अपने रेजोनेंस में हम नहीं लाएंगे तब मजा आएगा, जब तुम धीरे 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 सीख जाओगे कि हाँ सर कैसे सोच रहे हैं। तुम मेरे साथ ट्यूनिंग बना लो और फिर हम लोग 11वां टेस्ट में दिखाएंगे कि साहब सवाल को देखा कैसे जाता है और तोड़ा कैसे जाता है। तो आइए बिना देर किए अगला टेस्ट, अगला सवाल। ये भी कोई सवाल है प्रभु, लेकिन है तो है। देखिए तो x के जगह 7 रख दीजिए, y के जगह 3 रख दीजिए। इधर देखिए 7 तिया 21, y 3 है, 3 तिया 9, ऊपर में 30 बचा, यानी कि 30, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल इधर है, ई नहीं है, इधर है, ए नहीं है, यानी कि आंसर ए नहीं तो सी होगा। अब डिनोमिनेटर चेक कर लो सर, एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, 40। क्या 3/4 तेरे को कहीं दिखा नहीं छोटू? ए नंबर सर, कहीं कोई दिक्कत है तो बताया जाए। तो चलिए हम लोग बिना देर किए आगे बढ़ते हैं सर। इन सवाल को देखो, पहले तुम लगाओ फिर हम लगाएंगे, मजा आ जाएगा तुम्हें। देखिए 126 रुपए प्रति किलोग्राम और 135 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को एक तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, और ये पूरा मिश्रण को 153 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया जाता है। तब बोलता है कि तीसरी प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलो क्या था? देखिए यार, ये पक्का पैक्स अध्यक्ष रहे होंगे तभी ये मिलान उलान करके बेच रहे हैं। खैर कोई नहीं, आज के बाद अगर ऐसा सवाल कष्ट देता है तो हम आपको इसको तोड़ना सिखाते हैं, समझिएगा। एक चाय कैसे किलो है? तो 126 रुपए किलो है, कोई बात नहीं। दूसरा चाय कैसे था? 135 रुपए किलो। तीसरा चाय सर हमको नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि तीसरा चाय का कीमत पी रुपया है, पी रुपया। लेकिन इसको किस अनुपात में मिलाया गया है? 1:1:2, टोटल 4 अनुपात में, और बेचे हो पूरा मिश्रण को तुम 153 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। तब पूरा मिश्रण में ये मात्रा कितना है? 4, और 4 को कैसे बेचे हो? 153। तो देखो ना, 126 को अगर 1 यूनिट खरीदे होगे तो 126 रुपया खर्चा आया होगा, इसको 135 रुपया का खर्चा, और इसको सर 2p 4 गुने 153, एक लाइन में। कोई दिमाग नहीं लगाएंगे छोटू, इनको जोड़ दो। देखो जोड़ने आना चाहिए मेरे भाई, जोड़ने आना चाहिए। देखो तो 6 5 11 और 13 और 12, 13 और 12 25 और 1 26। इधर देखो 4 तिहाई 12 और 15 चौको 60 और 1 61, और इधर कितना आया था? तो इधर आया था 6 5 11, 3 2 5 1 6 और 1 1 2 2। तो कितना? 2 में से 1 गया,
एक एक सर, 11 में से 6 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 351। अगर 2p का मान 351 है मेरे बच्चे, तो p का मान 175 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। कोई दिक्कत है? क्योंकि 175 दूना 350 होगा और 1 रुपया का आधा 50 पैसा होगा आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सवाल लगाओ ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह के सवाल हम बहुत सारे लगवाएंगे। आज तो शुरुआत है मेरे बच्चे, आगे आगे तो जलजला आने वाला है। तो चलिए देखते हैं सर। देखिए इस सवाल को देखिए, यह सवाल आप पाउच करके पहले आप बनाओगे। बहुत सुंदर सवाल है। सीजीएल मेंस, एनटीपीसी, बिहार एसएससी, हर जगह टीआरई उसमें भी पूछा हुआ है। तो आप गौर से इस सवाल को देखिए। देखिए यार, सवाल का कोई कैटेगरीज नहीं होता है, तो आप भी भ्रम में मत रहना कि ये एनटीपीसी में पूछा जाता है तो एसएससी में नहीं पूछा जाएगा, ये रेलवे में पूछा जाता है तो बिहार एसएससी में नहीं पूछा जाएगा। यार मैथ हमें टोटल जो पढ़ने हैं वो हर जगह पूछा जाएगा। वनडे जितने सारे एग्जाम हैं वो हर एग्जाम में कोई भी मैथ रिपीट कर सकता है। तो आइए बिना समय गवाए आप इसको देखो, फिर हम लोग सीखते हैं सर। उम्मीद करते हैं कि आप बना लिए होंगे। आइए सवाल को समझिए। बोलता है सर 2√3 मीटर समान अर्धव्यास के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं। दो वृत्त है, दो वृत्त है छोटो, कितना मीटर वाला? अच्छा अर्धव्यास देके तुमको ना दिमाग खराब किया, रेडियस डायरेक्ट बोलो ना। इतना खतरनाक हिंदी लिखता है ना छोटू। ठीक है सर, कितना व्यास है सर? 2√3। इनका भी कितना है? 2√3। बोलता है कॉमन कॉर्ड, तो ये कॉमन कॉर्ड यही कहलाएगा। इधर ये है, इधर ये है, तो ये बच्चे मेरे कॉमन कॉर्ड कहलाएंगे। ये मेरे कॉमन कॉर्ड कहलाएंगे। कुछ नाम दे देते हैं छोटू, इसको नाम ओ दे देते हैं, इसको ओ डैश दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, और ये जहां काट रहा है एम दे देते हैं। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोला है छोटू कि वृत्त के केंद्र से उभयनिष्ठ जीवा की लंब दूरी, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 3 है, ये 3 है सर। ओके, तो हमें ये पूछा है छोटू कि बताइए इस भाग का एरिया क्या होगा? इस भाग का, इस भाग का, इस भाग का, इस भाग का। हम बोले ओके 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 ओके। अब एक बात बताओ, तुम जानते हो कि एक सर्कल में, एक वृत्त में केंद्र से अगर जीवा पर डाला गया लंब, कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर, कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बाइसेक्ट करता है। तो एक बात बताओ, अगर केंद्र से इस पर तुम परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 2 भागों में बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तुम बोलोगे कि हाँ गुरुदेव करेगा। तो देखो, तो ये जो ट्रायंगल है AOM, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और 90 के सामने क्या है? पाइथागोरस से क्या हम AM नहीं निकाल लेंगे? क्या हम AM नहीं निकाल लेंगे छोटू? 90 के सामने 2√3 है, तो 2√3 का स्क्वायर तो 4 तिहाई 12, और ये 3 का स्क्वायर 9, इसी का तो स्क्वायर रूट होगा। यानी कि रूट 12 में से 9 गया 3, √3 आ गया। अगर ये √3 है मेरे बच्चे, तो ये वाला भी √3 होगा, ये वाला भी √3 होगा। तो देखो, तो एक ट्रायंगल तुमको दिखाई दे रहा होगा, ट्रायंगल AOB, चाहे ट्रायंगल AO'B, ये दोनों क्या बन गए? समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एक बात बताओ, अब कुल मिला के हम समझ गए, क्योंकि सर समबाहु त्रिभुज क्यों? क्योंकि सर इसका रेडियस भी 2√3 था, और ये लेंथ भी AB वाला भी √2, तो AB भी हमको निकल गया √3 2√3, तो ये भी 2√3, ये भी 2√3, और ये भी 2√3, यानी कि ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, आपको इसी का एरिया निकालना था ना, इसी का एरिया निकालना था ना। तो आप अगर इस ट्रायंगल को गौर से देखो, इस सेक्टर को, इस सेक्टर जो गुलाबी वाला हम किए, इस गुलाबी वाला सेक्टर में से अगर इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया घटा दोगे तो सिर्फ ये वाला एरिया निकल जाएगा, ये वाला।
हरी लाइन के उस तरफ वाला, और उसी का डबल कर देंगे तो उधर से जाएंगे तो ये वाला एरिया भी निकल जाएगा। यानी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं मेरे बच्चे, हम कहना ये चाह रहे हैं कि सेक्टर का एरिया क्या होता है। हम शेडेड पार्ट का एरिया अगर हम निकालें तो सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आर कितना है 2√3। सब ऑप्शन पाई में है तो पाई का मान 22/7 मत रखो, पाई को पाई ही रखो। आर स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर कितना, तो तुम बोलोगे 12 गुरुजी। और क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, तो थीटा बराबर 60 बाई 360 1/6, इसको 2 से काट दो। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर, ए है 2√3, इसका स्क्वायर करोगे तो 12 आ जाएगा, 4 तिहाई 12, यानी कि 3√3, तो 2 पाई माइनस 3√3। ये आया एक तरफ का, और उधर से भी देखोगे तो इसी का डबल कर दो, तब पूरा शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। ये पूरा अभी तक आया था सिर्फ इस पार्ट का, लेकिन उधर से अगर करोगे तो ये वाली पार्ट का भी आ जाएगा, यानी कि डायरेक्ट इसका डबल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे सर। सी इज द राइट आंसर। कैसा लगा? अगर मजा आया है तो बताइएगा। एकदम बहुत बारीकी से हम और देखेंगे। पहले सेट लगाइए और सेट में जज कीजिए कि आप सोच कैसे रहे थे, आप गलती कहां कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 10% घटाया गया, उसके बाद पुनः 10% घटाया गया। इनमें दो क्रमिक घटोतरी के बाद का प्रभाव लाने के लिए उसे क्रय मूल्य के एक ही बराबर कितना प्रतिशत घटाना चाहिए था? सिंपल सी बात है सर जी। या तो तुम देखो, मान लो कोई सामान तुम 100 रुपया में लिया था, पहले 10% घटा दिया यानी कि 90%, और फिर से 10% यानी कि 90%। देखो 1% से 2 जीरो और 1% से ये 2 जीरो, यानी कि अब 81 रुपया में बचा है। 100 का सामान 81 रुपया में तुमको कितना घटाना पड़ा? तो 19% आंसर। 19% आंसर। ये था पहला अप्रोच। दूसरा एबी रूल भी हम जानते हैं। एबी रूल क्या कहता है मेरे बच्चे कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस एक बार दोनों को जोड़ के और घटा के, और एक बार दोनों को गुना करके, ए गुने बी बाई 100। ये इफेक्ट करता है कि कुल कितना प्रतिशत से घट गया या कितना प्रतिशत से बढ़ गया। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, प्लस शो करता है इंक्रीमेंट को यानी कि बढ़ोतरी को, और माइनस शो करता है डिक्रीज यानी कि घटोतरी को। अब देखो तो 10% से घटाया गया है दोनों तरफ, तो प्लस 10 ले कि माइनस 10 ले, तो तुम कहेगा कि सर -10। दूसरा मेथड सुनना, -10 फिर से -10 और माइनस माइनस प्लस। देखो यहां पर डिपेंड करेगा साइन कि अगर प्लस प्लस आया है तो प्लस का साइन देंगे, माइनस माइनस आया है तो प्लस का साइन देंगे, लेकिन एक प्लस और एक माइनस आएगा तो माइनस का साइन देंगे। तो माइनस और माइनस प्लस, और अब दोनों को गुना करो तो 10 गुने 10 बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो -20 प्लस 1, ये -19 बता रहा है छोटू। ये माइनस सोच दैट कि घटा है कितना से, तो 19% से। प्लस होता तो हम बोलते कि 19% से बढ़ गया, माइनस था तो हम बोलेंगे 19% से घट गया। तो आंसर नंबर बी। उम्मीद करें कि आपको मजा आ रहा होगा। आइए इस सवाल को देखिए, फिर आप खुद से कोशिश कीजिएगा और हम बनाते हैं आपको। बोला गया है मेरे बच्चे कि इसका न्यूनतम मान और एक्स का मान बताइए। 2 सवाल इसमें पूछा गया कि एक्स के किस मान के लिए इसका न्यूनतम मान होगा, और एक पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का न्यूनतम मान क्या होगा। तो सुनिएगा बहुत प्यार से, बहुत आराम से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मेरे बच्चे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0।
प्लस सी बराबर 0। अब इस पर आपसे दो सवाल हमेशा पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है मेरे बच्चे कि x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए ये न्यूनतम देगा या मैक्सिमम, न्यूनतम या अधिकतम होगा। दोनों के लिए एक ही बात होता है, तो इसका आंसर होगा -b/2a। और एक पूछा जाता है मेरे बच्चे कि पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरे इक्वेशन का ही, पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमा या मिनिमा बताइए, मैक्सिमा या मिनिमा बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस पहले है बेटा b² / 4a और प्लस c। तो आपसे यही दो बात, ये एकदम अमृत बात है बेटा, यही दो बात पर पूरा मैक्सिमा और मिनिमा घूम रहा होता है। सीडीएस हमेशा x के किस मान के लिए पूछता है और एसएससी वगैरह पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमा या मैक्सिमा दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला होता है। तो आइए अगर हम देखें बेटा कि पहले अगर हम निकाले कि x के किस मान के लिए, तो आप समझना x के कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं, a बोलते हैं मेरे भाई, x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसको हम c बोलते हैं। कि बेसिक सा नोमेनक्लेचर। तो x के किस मान के लिए, तो इस फॉर्मूला में डालिए ना माइनस, b के जगह में देखिए तो x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, तो -8 साइन के साथ लिखना है मेरे बच्चे, -8 2a, a के जगह में है 2, तो 2 दूना 4, तो इसको काट दीजिए, माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, यानी कि x के जगह तो 2 आएगा, तो ये -2 तो नहीं आ सकता है, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। अब बोला है कि पूरे का न्यूनतम मान क्या होगा, तो या तो आप इस फॉर्मूला में डालें, नहीं तो x का ही जो मान निकाले हो ना उसको अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल दो, वो पूरा का न्यूनतम वैल्यू ही दे देगा मेरे बच्चे। तो आओ डाल दो इसको, x के जगह 2 है तो 2 दूनी 4 दूना 8, माइनस x के जगह आपने 2 निकाला, 8 दूना 16 और प्लस 7, 8 7 15, 15 में से 16 गया, -1 +1 नहीं हो सकता है मेरे बच्चे, ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और मजा आ रहा है तो और ज्यादा से ज्यादा अपने भाई को, बहन को, अपने दोस्त को, सबको शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना संभव ही नहीं है। आज ही गौरव सर को आपने ही गौरव सर बनाया है, तो आज भी आपको ही सपोर्ट करना होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन और 10,000 रुपए से अधिक बिक्री पर 2.5% बोनस प्राप्त करता है। यदि उसकी कुल आय 1990 रुपया थी तो कुल बिक्री कितना रुपया का किया था? समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट मार्केट में कमीशन और बोनस का तब आया छोटू, जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आई, जब प्राइवेट कंपनियां हमारे भारत में आई, उन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया। प्राइवेट कंपनियों का कॉन्सेप्ट है सर कि वो गवर्नमेंट जैसे एमिनिटीज तो नहीं देंगे, लेकिन वो क्या करते हैं कि कम पैसा में आपको हायर करके इंसेंटिव, टर्म सुनिएगा, इंसेंटिव, बोनस, कमीशन, ये सब प्राइवेट कंपनियों का चोचले है साहब। तो उसी पर ये सवाल है, अभी हम समझाते हैं। जैसे ऐसे समझो कि मान लो कोई एक सेल्समैन है, उसको बोला गया कि भाई साहब आप 10,000 तक अगर बिक्री करते हो तब तो कुछ नहीं, लेकिन 10,000 के ऊपर आपको 0.5% का बोनस भी मिलेगा। ये बोनस का लालच क्यों दिया जाता है मेरे बच्चे? क्योंकि कोई भी भारत में जितनी भी कंपनियां हैं ना, एक ही लोगो होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए वो आपको 12 घंटा 15 घंटा खटवाएंगे, लेकिन उनको हर हालत में प्रॉफिट चाहिए। तो जब आप देख लेता है कि ये आदमी काम का है, तो उसको यार ऑफर देता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको 5.5% का कमीशन मिल रहा था। अब यार एक इंसान का भी क्षमता होता है मेरे बच्चे। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई 15-15 घंटा खट रहा है, 20-20 घंटा खट रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पैसा का लालच दो, और भारत में पैसे के लालच पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
तो आइए देखिए इसको, अब हम समझाते हैं नंबर लाइन पे, बहुत अच्छे से समझिएगा। कहता क्या है कि कुल बिक्री पर, मान लो कि यहां से यहां तक हमको कुल बिक्री था, कुल बिक्री अपने आप में 100% होता है, यहां से यहां तक कुल बिक्री था, तुम 5.5% तो हमको कमीशन दे रहे हो, कमीशन को हम सी से डिनोट कर दिए छोटू। अब कहानी में ट्विस्ट आया, जब कंपनी को लगा कि यार ये 10,000 तो आदमी मतलब बेच दे रहा है, तो इसको एक ऑफर दिया जाए कि सुनो बेटा, 10,000 तक तो तुमको हम कुछ नहीं देंगे, 10,000 तक तो हम कुछ नहीं देंगे, लेकिन 10,000 के ऊपर ना हम तुमको 0.5% का बोनस देंगे। कितने का बोनस देंगे? बिफोर बोनस 0.5% का बोनस देंगे। अब भाई देखो यार, जब तक तुम बैचलर हो तो ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही आप फिर जोड़ा बनते हो तो 10,000 में कुछ होना जानी तो है नहीं। तो तुम घर आते हो, घर पर आपकी आपकी मिसेज कहती है कि नहीं नहीं आपने गलती कर दिया है, आप जाकर मालिक को बोलो, क्योंकि आप बहुत काम के इंसान हो, आप जाकर उनको बोलो कि 10,000 के ऊपर नहीं, पूरे पर अगर इस 10,000 पर भी अगर 0.5% आपको बोनस देंगे तो बात बनेगी। तो आपने जाकर उनको समझाया। देखो यार, कंपनी वाला मूर्ख नहीं होता, उनको पता होता है कि एक आदमी काम का है, प्राइवेट सेक्टर का एक ही लोगो है मेरे भाई, वो किसी के सगा नहीं। अगर आप काम के हैं तो आप हैं, अगर आप काम के नहीं है तो वहां रिप्लेस कर दिए जाओगे। तो काम के बने रहो यार। तो कुल मिला के उसको भी पता था, जब उसकी मिसेज बताई कि तुम काम के इंसान हो, जाओ तुम नेगोशिएशन करो, वो बंदा बात मान जाएगा, आपका मैनेजर। तो भाई गया, भाई बोला कि सुनिए, हमको 10,000 पर भी 0.5% दोगे तो बोलो, तब बात बनेगा, अदरवाइज बात नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई पूरे पर तो 5.5% कमीशन मिल ही रहा था उसको। अगर इस 10,000 पर भी अगर 0.5% का बोनस मिल जाए तो 10,000 का 0.5% 50 रुपया होता है। कितना रुपया होता है? 50 रुपया। तो बंदा को 50 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और पहले 5.5% का कमीशन मिलता था, और अब 0.5% पूरे पर बोनस मिला, तो 5.5% का कमीशन और 0.5% का बोनस 6%। और उधर 1990 रुपया पहले मिलता था, लेकिन अब तो 50 रुपया और एक्स्ट्रा मिलेगा ना मेरे बच्चे। तो 50 रुपया जोड़ दीजिएगा, इसमें जोड़ दीजिएगा, तो आपको अब 2,140 रुपया मिल जाएगा। तो अगर 6% का मान 2,140 है, तो कुल बिक्री अपने आप में कितना? 100% का मान क्या होगा? अब देखो यार, इसको आराम से सॉल्व करते हैं। क्षेत्रीय 18 6 चौको 24, 340 पर 2 जीरो, 340 पर 2 जीरो, सी इज द राइट आंसर। कैसा लगा? मजा आया तो जरूर बताइएगा। थोड़ा सा वीडियो को रोक रोक के समझिए, सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 हाथों से गुजरकर बिकने वाले किसी आभूषण का मूल्य 65% से बढ़ जाता है यदि प्रथम और द्वितीय विक्रेताओं का लाभ क्रमशः 20 और 25 है। देखो यार, 20% का लाभ है और 25% का, तो ए बी रूल लगा दो ना मेरे भाई। लाभ है तो प्लस का साइन, प्लस प्लस प्लस, एक बार जोड़ के और एक बार गुना करके, 20 पचे 5 पचे 45 और 5, यहां तो 50% से बढ़ गया है, लेकिन हमको तो 65% से बढ़वाना है। तो किसके साथ? 65% से बढ़वाना है। तो देखो ना, 20 को रखोगे तो पहला ही 70 हो जाएगा, और गुना करके कुछ और ऐड होगा, तो ये तो होबे नहीं करेगा। ये 65, ये तो पहले ही 65 हो गया, तो 10 नहीं तो 5, 10 देखो ना दिखाई दे रहा है कि 50 प्लस 10 और प्लस 50 गुने 10 बाई 100, 60 और 5 65, यानी कि यही सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आ रहा होगा और आप इंजॉय कर रहे होंगे। आइए, द फैक्टर ऑफ इतना आर कौन सा? देखो ये ना डरावना सवाल होता है, लेकिन डरना नहीं है मेरे बच्चे। यार अगर फैक्टर कभी भी पूछे ना, तो करो क्या कि यहां पर तुम एकदम नो बॉल है, फ्री हिट है, पूरा तुम्हारे कोर्ट में ही बॉल है सर, मार दो 6। जैसे ही फैक्टर पूछे तो एक्स का कोई भी मान रख लो, तुम स्वतंत्र हो। हम कोई भी मान रख लेते हैं, बस जीरो मत रख लेना मेरे बच्चे। बोलो क्यों नहीं रख लेंगे जीरो गुरुजी?
हम बोले मत रखना। क्यों? क्योंकि जीरो तो सबको जीरो कर देगा, तुमको अंतर ही नहीं पता चलेगा। तो तुम 1 2 3 4 जो रखना है रख लो। तेरा आत्मा कह नहीं रहा है कि कैलकुलेशन के लिए हम 1 रख लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन भी हम ही लोग को करना है, तो जितना छोटा वैल्यू रखेंगे उतना अच्छा है। तो आइए, अगर 1 रखते हैं मेरे बच्चे तो ये 1 है, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 5 और 1 6 और -72, 6 चौको 24 दिया 72, 72 में से 72 गया जीरो। अब जो ऑप्शन x का मान 1 रखने पर जीरो आएगा वही मेरा आंसर। अब देखो तो जीरो सब गुना में है, तो यार जब सब टर्म गुना में हो तो कोई एक टर्म बिना जीरो हुए सबको जीरो तो करेगा नहीं। तो हमें सिर्फ यह देखना है कि इनमें कौन सा वो टर्म है जो जीरो हो रहा है। पहला ऑप्शन को देखो तो कोई भी टर्म x बराबर 1 रखने पर जीरो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, लेकिन तीसरा को तुम अपनी आंखों से देखो, 1 - 1 जीरो, और ये जीरो होगा तो सबको नाश के क्या कर देगा? जीरो। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। दो संख्या एक तीसरी संख्या से इतना प्रतिशत और इतना प्रतिशत अधिक है, देखो यार मानना होना, तो तीसरी संख्या से, तो क्यों ना हम तीसरी संख्या को ही, हम थर्ड नंबर को ही 100 मान ले। हम 100 मान लेते हैं, छोटू 100 मान लेते हैं। लेट, हम लोग यार बिहार बोर्ड से हैं, लेट का मतलब ना शुरू से समझते थे कि लेट का मतलब तो स्वर्गीय होते हैं, बाद में पता चला इंग्लिश मीडियम में कि अच्छा लेट का मतलब मानना होता है, और हम जो लेट पढ़े ले रहे थे वो LATE था। बहुत कंफ्यूजन है, इंग्लिश वाला इतना तंग किया है ना छोटू हम लोगों को। और इधर देखो, दो संख्याएं, एक 12.5% अधिक है और दूसरा 25%, तो मान लो पहला है और दूसरा है। पहला कितना अधिक है? 12.5%, तो 100 से 12.5% 112.5, 25% अधिक 100 से तो 125%। अब बोलता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या, तो पहली संख्या है इतना और दूसरी संख्या 125, कितना प्रतिशत? तो 100 से गुना कर दीजिए, 1.10 को खा जाएगा। ये देखो तो 25 नामा और 9 × 10 90। डी 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 इज द राइट आंसर। आइए, एक व्यक्ति एक वस्तु 80 रुपया में खरीदता है। देखो जितना में हम खरीदते हैं उसको हम सीपी बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। 80 रुपया में खरीदते हैं तो 80 रुपया मेरा सीपी हुआ। उसका मूल 120 रुपया अंकित कर दिया। यार किताब उताब पर देखे हो, जाकर छाप देता है, अपने मन से जितना छापना है छाप दो, और उस पर फिर वो डिस्काउंट देगा। 120 रुपया हम छाप दिए और उस पर 40% का डिस्काउंट दिए। अगर 40% का डिस्काउंट दिए तो हम बेचे कितना पे? तो इसका 60% पे बेचे, तो 120 का 60% 72। तो यार 80 का सामान था, तुम 72 में बेच दिए हो, सीधा सीधी दिख रहा है कि तुमको लॉस हो चुका है। कितने का रुपया में? तो 8 रुपये का। लेकिन अगर प्रतिशत पूछा जाए तो 8/80 × 100, 10%। 10% का, अरे प्रॉफिट नहीं रे मुन्ना, लॉस, लॉस मेरे भाई, लॉस। आ जाइए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। इतना विद्यार्थियों के 3 समूहों का औसत इतना है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत क्या होगा? एक दिन हम औसत रखेंगे मेरे बच्चे। आप कमेंट करना कि आपको अगर लगता है कोई भी टॉपिक कि आपको हम उसको पढ़ाएं तो वो टॉपिक वाइज भी हम पढ़ा देंगे, आप निश्चिंत रहें। तो पहले देखें औसत, गौर से समझिएगा। एक औसत का मतलब जो हम लोग बचपन में पढ़े थे बच्चे, वो होता है राशियों का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और राशियों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राशियों की संख्या। तो अगर हम इसमें देखें, मेरा डेटा देखो तो डेटा कौन कौन विद्यार्थी का है? तो 55 विद्यार्थी है, 60 है और 45 है। और इनका एवरेज कितना है छोटू? तो एवरेज है मेरे बच्चे 50, 55 और 60। तो सब विद्यार्थियों का औसत कितना होगा? तो टोटल एवरेज अगर हमको निकालना है तो 55 × 50 करो, 60 × 55 करो, प्लस 45 × 60 करो, और सबका संख्या। तो डेटा देखो तो 50 और 45, 100 और 100 और 60, 160। एक तरीका तो यह है कि इसको भागों लगा दो, जो आंसर आएगा मेरे बच्चे वो हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हो इसको। अब रहा दूसरा तरीका। दूसरा तरीका मेरे बच्चे,
अगर हम इन्हीं को दूसरा तरीका दिखाएं, अब अगर हम इन्हीं का दूसरा तरीका दिखाएं, इनको मिटाते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है मेरे बच्चे, कि एवरेज कहता है कि तुम डेटा को सॉर्ट कर सकते हो, डेटा को तुम काटकर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे एवरेज को कभी सॉर्ट नहीं किया जाता है, कॉपी में कभी लिख लो, डेटा को तुम छोटा कर सकते हो। देखो तो 5 से तीनों कट रहा है, 5 से 11 बार में, 5 से 12 बार में, और 5 से कितने बार में, 9 बार में। तो अब थोड़ा सा आसान हो गया। अब अगर एवरेज निकालना है तो 11 गुने 50 प्लस 12 गुने 55 प्लस 9 गुने 60 और डिवाइडेड बाई 12 और 9 21, 21 और 11 32। आप इससे भाग दे दो। ये दूसरा तरीका हुआ आपके एवरेज निकालने का। लेकिन मैं बच्चे तीसरा तरीका आप सिखाने जा रहा हूं। अब तीसरा तरीका, हर तरीका आपको सेम सिखाएंगे, जितना आसान हो सब तरीका, बेसिक टू जीरो टू हीरो लेवल, हर तरीका हम सीखेंगे सर। तीसरा तरीका होता है मेरे बच्चे डेविएशन का। तीसरा तरीका होता है डेविएशन का। डेविएशन क्या कहता है कि तुम अपने मन से कोई भी एवरेज मान लो, कोई भी एवरेज तुम अपने मन से मान लो। माना कि एवरेज 55 है, अब एवरेज इसी के रेंज में मानना। आप एवरेज 100 भी मान सकते हो, 0 भी मान सकते हो, कोई भी। हमने 55 माना। अब देखो तो ये 55 से कितना कम है, तो तुम बोलोगे -5। तो -5 गुने 11, -5 गुने 11 प्लस, ये तो 55 ही है, तो ये इनका तो डेविएशन 0 हो जाएगा। तो 0 गुने 12 क्या, 0 प्लस, ये 55 से कितना ज्यादा है, तो 5, ज्यादा है तो प्लस का साइन, कम है तो माइनस का साइन, +5 गुने 9 प्लस 45। और यार डेविएशन जितना डेटा है उसमें वो बटेगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा। तो इनका कितना था, तो 32। अब देखो तो इधर -55 में से 45 गया, -10। अच्छा, माइनस क्या बता रहा होता है पता है तुम्हें, कि जो आपने 55 माना था ना उससे नीचे आएगा, और यही अगर प्लस होता तो 55 प्लस उतना होता। तो 10/32 कितना होता है मेरे बच्चे, काट दो ना, 5 2 से काटो, 2 5 और 2 16, 0.3। अरे 16 3 48, फिर 16 दूना 32, मतलब लगभग 0.3। तो 55 से अगर 0.3 घटाओगे मेरे बच्चे तो 54.7, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डेविएशन इज द सबसे फास्टेस्ट मेथड है, लेकिन हम सब मेथड आपके सामने चर्चा किए कि सर हम कौन कौन सा मेथड लगा सकते हैं। जो बच्चे कभी एवरेज ना पढ़े थे वो एवरेज 1 और 2 डेविएशन पर हम एक क्लास ले लेंगे सर। बढ़ते हैं आगे। किसी राशि पर 2 वर्षों में 3% के वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, उसी राशि पर उतने ही समय में साधारण ब्याज क्या होगा। देखो मेरे बच्चे, सीआई अगर आप 3% के हिसाब से देख रहे हो और 2 साल का, 2 वर्ष का, 2 वर्ष वाला देखते हैं 3% का सीआई कैसे होता है। तो सुनो, पहले कर देना 3 गुने 3, 3 का स्क्वायर करो और 2 डिजिट बोलो। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन हम बोल रहे हैं 2 डिजिट, तो 0 9, 2 डिजिट के बाद दशमलव बैठाओ, और 3 + 3 6, इतना ही हो जाएगा सीआई। फिर से एक बार स्क्वायर करना है और एक बार उसी नंबर को उसमें जोड़ना है। फिर से अगर हम 4% को निकाले 2 वर्ष के हिसाब से, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, और 4 और 4 8, यही हो गया सीआई। अगर 5% को अगर 2 वर्ष के हिसाब से निकालना है तो 25 25 25, 2 अंक के बाद दशमलव, और 5 + 5 10। अगर आप 2% के हिसाब से 2 वर्ष का निकालना चाहते हैं तो 2 का स्क्वायर 0 4, क्योंकि 2 डिजिट बोलना है मेरे बच्चे, 2 डिजिट बोलना है, और 2 + 2 4। उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आ रहा होगा कि सर कोई भी रेट प्रतिशत का 2 वर्ष का सीआई तो हम यूं निकाल लेंगे। एसआई क्या होता है मेरे बच्चे, एसआई हर साल बराबर होता है। अगर 3% का 2 वर्ष का एसआई पूछेगा तो 3 दूनी 6, सिंपल 6%, यह हुआ एसआई। अब बोलता है कि
देखो ना, सीआई दिया हुआ है इतना, यानी कि इसका मान दिया हुआ है मेरे बच्चे 101 रुपया 50 पैसा। तो आपसे 6 का मान पूछा है, 6 का मान पूछा है, 6 का, 6 का। तो ये क्या हो जाएगा 101, 6% का, तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, इतना डिवाइडेड बाई 6.09 और गुने 6। 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव खत्म, 2 अंक के बाद दशमलव खत्म मेरे बच्चे। अब देखो तो 3 से ये दोनों कट रहा है, 3 दूना, 3 दूना और 3 तिहाई, और 203 से कै बार में, तो 50 बार में, 50 बार में, और 50 गुना 100, तो 100 इज द राइट आंसर, 100 इज द राइट आंसर। आपको ये बात निकालने आया है तो बिल्कुल लाइक और कमेंट कीजिएगा, और आप हमको निकाल के कमेंट बॉक्स में 10% का 2 वर्ष का सीआई बताइएगा, क्योंकि आप कहां तक वीडियो देखे हैं हमको भी पता चले, और एक 12% का, 12% का 2 वर्ष का सीआई क्या होगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपया, सी को 4 वर्षों के लिए इतना रुपया उधार दिया, और उन दोनों से इतना रुपया ब्याज प्राप्त किया। देखो यार, एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100, 100 आरटी प्रतिशत ही ब्याज कहलाता है। तो 2 वर्षों में अगर आर प्रतिशत, प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, तो 50 दूना 100, 100 आर यहां से ब्याज मिल गया। इनको देखो तो प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, 30 चौको 120 आर यहां से मिला, टोटल ब्याज कितना हो गया 100 और 120, 220 आर, और यही किसके बराबर है 2200 के बराबर है। तो क्या आर बराबर 10 नहीं होंगे मेरे बच्चे? आंसर नहीं हो गया डी मेरे बच्चे, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि एसआई बराबर पी कितना था 5000, 5000 गुने टी कितना था 2 वर्ष, आर कितना था आर प्रतिशत, यही तो निकालना होता है। इसी प्रतिशत से 2 जीरो काटे और 50 दूनी 100 आर हमने लिखा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे, बढ़ना ही होगा बच्चे। आ जाओ, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इतना मीटर प्रति सेकेंड की गति से जा रही है, 200 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगाएगी। देखो, एक ट्रेन अगर एक ब्रिज को पार करे या एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करे, तो उनके दोनों डिस्टेंस में दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ट्रेन की लंबाई ऐड हो जाएगी। और अगर पुल को पार कर रहा है या ब्रिज को पार कर रहा है, तो ट्रेन की लंबाई और ब्रिज की लंबाई दोनों ऐड हो जाएगी। लेकिन ऑन द सेम टाइम अगर एक ट्रेन कोई आदमी को पार करे, कोई पोल को पार करे, कोई खंभा को पार करे, तो इसमें ट्रेन वो खुद अपनी दूरी ही तय करता है। तो देखिए, तो एक तो ट्रेन है 300 मीटर और एक 200 मीटर लंबा पुल है, तो टोटल डिस्टेंस तो 500 मीटर पार करने होंगे ना बेटे। कितना 500 मीटर। और दुनिया को पता है मेरे बच्चे कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। 25 से भाग लगा दो, 25 दूना यानी कि 20 सेकेंड समय लगेगा। यह भी कोई सवाल था मेरे बच्चे? आओ, एक विद्यार्थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से चलकर अपना विद्यालय इतना मीटर देरी से पहुंचता है, और अगले दिन वो अपनी चाल 10 किलोमीटर कर देता है और विद्यालय इतना मिनट पहले पहुंच जाता है। विद्यालय से उसकी घर की दूरी बताए। अब सुनो, जब कभी भी डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड गुने टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। जब कभी भी किसी दो चीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए, तो स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का रिलेशन इनवर्सली हो जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार अगर विद्यालय से घर आ रहा है और घर से विद्यालय जा रहा है, तो इनडायरेक्टली डिस्टेंस तो सेम ही हुए ना। और जब डिस्टेंस सेम हुए मेरे बच्चे, तो स्पीड कितना लग रहा है? स्पीड लग रहा है इधर 8 किलोमीटर है प्रति घंटा, और इधर स्पीड अगर देखा जाए तो 10 है, तो टाइम इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। ये 2 चौको और ये 2 पचे, यानी कि ये 5:4 हो जाएगा। अब बात को समझिएगा, 2.5 मिनट देरी से और अगले दिन 5 मिनट पहले, तो ये जो टोटल जो गैप हुआ वो हुआ 7.5 मिनट का। जब एक पहले पहुंचे एक लेट पहुंचे, तो ऐड करके लिखिएगा,
और दोनों देर देर या दोनों पहले पहले पहुंचे तो अंतर करके लिखिएगा। तो आप गौर से देखिए, ये 5 मिनट और 2.5 मिनट, यानी कि इधर गैप रेशियो में तो 1 का, लेकिन इधर 7.5 मिनट का। कितना मिनट का? 7.5 मिनट का। अगर 1 का मान 7.5 मिनट है तो 4 का मान 30 मिनट, और शास्त्रों में 30 मिनट को ही हाफ घंटा बोला गया है। कितना घंटा? हाफ घंटा। अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, 10 के स्पीड से हाफ घंटा में तुम कितना किलोमीटर भागोगे? तो आधा सर, 10 का आधा, यानी कि 5 किलोमीटर उसके घर से स्कूल की दूरी थी। आइए, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 साल बड़ा है तो है, 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगना होगा। देखो यार, हमारे पिता अगर हमसे दुगना है तो 10 साल बाद भी वो हमसे दुगना ही रहेंगे। 10 साल पहले भी अगर हमसे वो दुगना ही थे। तो यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि 2 वर्ष बाद का हमें डेटा दिया हुआ है कि जो पिता है वो दुगना है, लेकिन बोलता है कि उम्र में कितना बड़ा है? तो 1, रेशियो में 1 बड़ा, और उम्र में रियल में 24 वर्ष। तब पुत्र आज कितने साल का है? 24 साल का। और 2 साल पहले पुत्र कै साल का होगा? 22 साल का। आंसर सर बी फॉर बिहार वाला। आइए, ए और बी एक काम को 30 दिनों में, ए और बी एक काम को कितने दिनों में? 30 दिनों में। ये टाइम का रेशियो है सर। बी और सी उसी काम को 24 दिनों में, और सी और ए उसी काम को 20 दिनों में। इनका टाइम का एलसीएम ही टोटल वर्क डन होता है। तो अगर टोटल वर्क डन देखो तो इनका एलसीएम आएगा 120। इफिशियंसी निकालना है तो टोटल वर्क डन में टाइम से भाग दे दो। 120 में 30 से, ये 4 के एफिशिएंसी से, ये 5 के एफिशिएंसी से, ये 6 के एफिशिएंसी से। लेकिन ये इफिशियंसी 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी का आया है। 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी का आया है। कितना? 6 4 10 5 15। यानी कि अगर ए प्लस बी प्लस सी की हम बात करें मेरे बच्चे, तो ये 15 का आधा 7.5 आ जाएगा। अब सवाल उठा कि उसने सभी मिलकर 10 दिन तो काम करते हैं, तो एक बात बताओ, तीनों का कुल इफिशियंसी 7.5 का है, और 7.5 के इफिशियंसी से अगर 10 दिन काम किया तो कितना काम करेगा? 75 काम। टोटल काम कितना था मेरे बच्चे? 120। 120 में अगर 75 काम कर दिया है मेरे बच्चे, तो काम बचा कितना है? तो तुम बोलोगे 45 काम बचा है गुरुदेव। कितना काम बचा है? तो 45 काम बचा है मेरे गुरुदेव। और देखिए तो बी और सी चला गया, शेष काम को ए कितने दिनों में? तो ए का एफिशिएंसी निकालो ना। ए बी सी में तेरा आत्मा नहीं कह रहा है कि बी प्लस सी के एफिशिएंसी को घटा दीजिएगा तो ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 7.5 है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 5 है, तो 7.5 में से 5 चला गया तो ए का एफिशिएंसी 2 आ गया। तो टाइम ऑफ ए कितना लगेगा सर? 45, सॉरी 2.5। 7.5 में से 5 गया, 2.5 आएगा, 2.5। और 1 दशमलव हटाने के लिए ऊपर में 0, तो काट दो। 5 5 25, 5 नामा 45, 5 दूना 10, 9 दूना 18। ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। कैसा जा रहा है आपका टेस्ट? जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप 15+20 टेस्ट में आप किए हैं तो आपका ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, लास्ट का 2 सवाल और है। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से, देखो अगर कोई बोलते कि आप इतना गुना है, आप उनसे इतना टाइम्स फास्टर है, मतलब आपके इफिशियंसी पे बात हो रही है। तो बोलता है मेरे भाई 2 पाइप है, एक दूसरे 3 गुना तेजी से भर सकता है, मतलब ये इनका इफिशियंसी है मेरे भाई। और बोलता है दोनों मिलकर 36 मिनट में भरते हैं। अरे दोनों का इफिशियंसी है 4 से 36 मिनट में कितना भर देगा? 144। यानी कि क्षमता टंकी का कितना है? 144 का। अब बोलता है धीमी गति से भरने वाला पाइप अकेला कितना में भरेगा? तो धीमी गति तो एक ही उसका एफिशिएंसी था ना, तो वो कितना मिनट में? तो 144/1 यानी कि 144 मिनट में आंसर। लेकिन अगर बोलता कि फास्ट भरने वाला तो 144/3 मिनट हो जाता आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए,
एचसीएफ पूछा है, देखो फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना सीखो। ए बाई बी, सी बाई डी या ई बाई एफ। अगर कोई बात फ्रैक्शन में दिया हुआ है और इसका हमको एचसीएफ पूछ दे, क्या पूछ दे? एचसीएफ पूछ दे, तो न्यूमरेटर का एचसीएफ होता है और डिनोमिनेटर का एलसीएम होता है। जैसे ए सी ई का तो हम एचसीएफ पूछेंगे क्योंकि जिसका निकालना है उसको ऊपर में, और डिनोमिनेटर बी डी एफ, इसका क्या निकालना होता है? तो एलसीएम निकालना होता है। ठीक उसी तरीके से मेरे बच्चे ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, इसका अगर एलसीएम पूछ दे, एलसीएम पूछ दे, तो ए सी ई का तो एलसीएम, ए सी ई का तो एलसीएम, जिसका पूछे उसका एलसीएम, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, बी डी एफ का एचसीएफ। कितना आसान है। एचसीएफ पूछे तो सारे न्यूमरेटर का एचसीएफ और सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम। एलसीएम पूछे तो सारे न्यूमरेटर का एलसीएम और सारे डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अब गौर से देखिए, आपको मजा आएगा। आइए देखिए, समझिए बात को। अब बोला 7 14 7, इसका एचसीएफ है, तो पहले तो 7 14 7 का एचसीएफ 7 होगा। 7 7 तो ई नहीं हो सकता है। और इनका एलसीएम 9 15 और 10 का, 9 15 और 10 का 90। खत्म सवाल, खत्म मेरे बच्चे, आंसर। आइए लास्ट सवाल। दो संख्याओं का लसा 30 है, मसा 5 है, उनमें एक संख्या ये न जाने पूर्वज आदिकाल से चलते आ रहा है कि गुरुदेव एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है? 30, एचसीएफ 5, फर्स्ट नंबर 10, दूसरा नंबर कितना होगा अभी निकाल लेते हैं। 10 तिया 30, 5 तिया 15। सी इज द राइट आंसर। कैसा लगा आपको ये टेस्ट? 25 सवाल आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और कैसा लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, आप अपना डिमांड बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डिमांड को हम फुलफिल करें धीरे धीरे। और ऐसा ही टेस्ट अगर और आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में खुलकर अपना प्यार दें, खुलकर हमें सपोर्ट करें। हम और बेहतरीन सेशन आपके लिए टेस्ट के माध्यम से लाते रहेंगे। आपको अगर लगता है कि कोई टॉपिक वाइज लेकर आइए तो उस टॉपिक का नाम भी आप मेंशन कीजिएगा, वो टॉपिक भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले टेस्ट में। आप अपना उत्साह और सपोर्ट बनाए रखें और हम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन सवाल आपके लिए हम लेकर आते रहे। और 10 टेस्ट तक आप बिल्कुल देखना ईमानदारी से। 11वां टेस्ट हम बताएंगे कि कैसे हम लोग इसको तेजी से करते हैं। तो तब तक फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक जय हिंद, जय बिहार।